जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हम हरियाणा की विधानसभा की एक-एक सीट को लेकर आपसे चर्चा कर रहे हैं कि किस उम्मीदवार को टिकट मिलने की सबसे अधिक संभावना है। इस पर कल हमने नारनौंद इलाके की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे टोहाना की। टोहाना जो का एरिया है वो कांग्रेस का काफी अच्छा गढ़ रहा है। इस बार भी कांग्रेस के वहां पर काफी प्रत्याशी हैं। जिन प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं कि उनको टिकट मिल सकती है, उनमें जो मैं नाम बताता हूँ आपको, परमवीर सिंह है, सरदार निशान सिंह है, देवेंद्र बबली हैं, रणधीर सिंह हैं। ये 4 प्रमुख नाम हैं और हमारे सर्वे के अनुसार सबसे अधिक जो लोग चाहते हैं कि कौन खड़ा हो, उनमें सरदार निशान सिंह का नाम है। सरदार निशान सिंह जो है, परमवीर सिंह है, देवेंद्र बबली का भी नाम है दूसरे नंबर पर। देवेंद्र निशान सिंह को पार्टी के अंदर भूपेंद्र हुड्डा लेकर आए थे। उसी तरह परमवीर सिंह और रणधीर सिंह भी हुड्डा जी के करीबी माने जाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जी। आप जानते ही हैं, परिचय के मोहताज भी नहीं है और अपनी जो उनकी पकड़ है उसके लिए भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो जो मैंने नाम बताए प्रद्युमन जी, उनमें क्या आपको लग रहा है किसके चांसेस ज्यादा हैं टिकट मिलने के, और फिर जीत के किसके चांसेस ज्यादा हैं? ये जरा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, टोहाना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में सबसे चर्चित जो चेहरा है और जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें हैं, वो चेहरा है देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र सिंह बबली वर्तमान में जननायक जनता पार्टी की टिकट पर चुन करके विधायक बने टोहाना से, और कुछ समय बाद उनको सरकार में मंत्री बनाया गया। ग्रामीण विकास और पंचायत विभागों का उनको जिम्मेवारी दी गई। इसके बाद जब जेजेपी और बीजेपी का समझौता टूटा तो वो मंत्रालय उनके हाथ से चला गया, मंत्री पद छिन गया। और पिछला जो लोकसभा भी चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने इलाके की आवाज के दम पर कुमारी शैलजा और कांग्रेस पार्टी के समर्थन का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद अभी कुछ ही रोज पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली और उसके बाद ये फैसला किया कि जिस भी पार्टी को विधायक चाहिएगा वो खुद उनके दरवाजे पर आकर के टिकट दे देंगी। तो जो चर्चाएं हैं, चूंकि मूल रूप से जो उनका बैकग्राउंड भी अगर देखें तो देवेंद्र सिंह बबली का बैकग्राउंड कांग्रेसी रहा है। जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने से पहले भी वो कांग्रेस में थे, लेकिन अंतिम समय में उनकी टिकट काट करके और वहां से एक बार फिर से परमवीर सिंह को कांग्रेस ने टिकट दी, जिसकी वजह से एन टाइम पर वो जेजेपी में चले गए। दुष्यंत चौटाला की पार्टी से वो विधायक बने और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर अशोक तंवर का भी रहा, क्योंकि वो कांग्रेस में डॉक्टर अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ उन्होंने बहुत सी साइकिल यात्रा से लेकर के और तमाम जलसे जुलूसों में हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आज भी सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है वर्तमान में जितने कांग्रेसी हैं, तो उनमें सरदार परमवीर सिंह का ही दिखाई देता है। सरदार परमवीर सिंह चूंकि इस इलाके से कई बार खुद विधायक रहे, उनके पिताजी सरदार हरपाल सिंह इस इलाके से कई बार विधायक रहे, दोनों पिता पुत्र मंत्री रहे। सरदार हरपाल सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और जो दावेदारों का जो आपने ब्यौरा दिया, उनमें भी परमवीर सिंह के अलावा उनके भाई रणधीर सिंह, जो फतेहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो दोनों भाई अब चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा नाम दिखाई दे रहा है वो नाम परमवीर सिंह का। दूसरा, जैसे आपने बताया आपके सर्वे के माध्यम से, सरदार निशान सिंह का। सरदार निशान सिंह जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उससे पहले वो 2000 में जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी थी, प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने थे, उस समय वो इनेलो के यहाँ से विधायक थे। उसके बाद यहाँ चूंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो बेटी हैं वो भी इसी इलाके में ब्याही हुई हैं और उनके जो दोहते हैं वो भी यहाँ से चुनावी तैयारियां कर रहे थे। उसी के सिलसिले में इनेलो को छोड़ करके सरदार निशान सिंह, जब इनेलो का विभाजन हुआ तो वो जेजेपी में चले गए और जेजेपी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। अब जो ओवरऑल जो कंक्लूजन दिखाई दे रहा है वो ये है कि वर्तमान के जो कांग्रेसी हैं
उनमें मुख्य दावेदार परमवीर सिंह और सरदार निशान सिंह हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है पिछले काफी दिनों से कि सरदार निशान सिंह को पार्टी टोहाना की बजाय रानिया के चुनावी मैदान में भी उतार सकती है। वहां भी उनकी सरगर्मियां कुछ ज्यादा तेज हो चुकी हैं। जहां तक सवाल है फतेहाबाद का, अगर सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि देवेंद्र सिंह बबली क्या करते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों की उन पर निगाहें हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वरना क्योंकि चुनाव तो वो लड़ेंगे या फिर वो निर्दलीय लड़ेंगे। कुल मिलाकर के जहां तक आपने ये पूछा कि कौन मजबूत है कांग्रेस से, अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो सरदार परमवीर सिंह काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और इलाके में भी बहुत ज्यादा वो सक्रिय नहीं है और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं रहते, एक राजसी ठाठ बाट का जीवन वो जीते हैं। जबकि सरदार निशान सिंह के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि अभी जो गत दिनों पंचायत का चुनाव हुआ था, उनमें उनके खुद के गांव, जो मामूपुर उनका गांव पड़ता है, वहां से उनके बेटे खुद सरपंची का चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं निशान सिंह के लिए भी राहें इतनी आसान नहीं हैं। इन दो चेहरों के अलावा भी कांग्रेस के कई और नेता इस इलाके में सक्रिय हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो इन्हीं तीन चेहरों के इर्द गिर्द ये टिकट घूमेगी। जी जी। तो ये सरदार निशान सिंह को इतना गहरा सपोर्ट कैसे मिल रहा है, बबली से भी ज्यादा, जबकि वो करंट एमएलए हैं और परमवीर सिंह पहले भी रहे हैं एमएलए, इस इलाके के ही रहे हैं वो, लेकिन सपोर्ट जो है वो सरदार निशान सिंह को सबसे ज्यादा मिल रहा है। इसका क्या देखो, कारण समझते हैं आप? इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि परमवीर सिंह भी विधायक रहे, देवेंद्र बबली भी विधायक रहे और निशान सिंह भी विधायक रहे, लेकिन परमवीर और देवेंद्र बबली दोनों मंत्री रहे और मंत्री रहते हुए दोनों का पूरे हरियाणा प्रदेश में जो अलग अलग जो योजनाएं, चाहे देवेंद्र बबली के कार्यकाल में जब वो पंचायत मंत्री थे तो सरपंचों ने बड़ा भारी विरोध किया, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है। किसान आंदोलन में भी देवेंद्र बबली से बार बार इस्तीफे की मांग किसानों ने की थी, लेकिन उस समय भी वो कोई फैसला नहीं ले पाए चूंकि वो पार्टी से बंधे हुए थे। और परमवीर सिंह का जहां तक सवाल है, जैसा मैंने बताया कि वो इलाके में इतने सक्रिय नहीं है, बड़ा नाम है, गांधी परिवार के नजदीकियों में शामिल हैं और उन्हीं के दम पर वो बार बार यहां से हारे या जीते टिकट ले आते हैं। अगर बात करें परमवीर सिंह, 2014 और 2019 दोनों चुनाव वो हार चुके हैं। 2009 और 2005 में वो यहां से विधायक थे, हुड्डा साहब की सरकार में वो कृषि मंत्री भी रहे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चूंकि उम्र बहुत ज्यादा हो जाने से और देवेंद्र बबली करंट विधायक हो जाने की वजह से उनका सपोर्ट उनको लोग कम कर रहे होंगे, जैसा आपने सर्वे में दिखाया है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आज भी अगर मजबूती के तौर पर देखें तो देवेंद्र बबली भी मुझे मजबूत दिखाई दे रहे हैं कम से कम। जी। बात बीजेपी की कर लेते हैं। बीजेपी में भी हमने, हालांकि बीजेपी में बहुत पॉपुलर नेम नहीं है, कांग्रेस में तो 3-4 पॉपुलर नेम हैं। बीजेपी में हमने नरेश बंसल, संजय रेवड़ी, वेद प्रकाश जांगड़ा, ये वहां पर टोहाना की जो बीजेपी पार्टी में न किसी पद पर हैं, या जिला परिषद में हैं या और किसी पद पर हैं। और विकास बराला ऑब्लिक सुभाष बराला, विकास बराला जो है वो सुभाष बराला के पुत्र हैं, इसलिए हमने दोनों का नाम डाला। सुभाष बराला राज्यसभा में सांसद हैं, तो सुभाष बराला की सीट छुड़वाकर तो उनको टिकट नहीं दी जाएगी यहाँ से, और क्योंकि पिता सांसद हैं इसलिए विकास बराला की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मोटे तौर पर लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो समर्थन मिला है वो इन दोनों को ही मिला है, विकास बराला और सुभाष बराला को। लगभग 66% लोगों का कहना है कि टिकट इन दोनों में से किसी को मिलना चाहिए। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखो, जहां तक आपने बात की टोहाना में जितने ये नाम आपने गिनाए, केवल भारतीय जनता पार्टी को पिछले काफी सालों से जिन्होंने जिंदा रखा है राजनीतिक रूप से और जिन्होंने लगातार चुनाव लड़े हैं, चाहे वो 2009 का चुनाव हो, 2014 का हो, 2019 का हो, वो हारे या जीते, और 2005 का भी चुनाव हो, लगातार 2005 से सुभाष बराला यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार वो यहां से विधायक भी रहे हैं। और ये और जो नाम आपने बताए हैं, इनमें जो वेद जांगड़ा है ये पुराने भाजपाई हैं
और तीनों ही जो चेहरे हैं ये कोई बहुत मजबूत चेहरे इस इलाके के नहीं हैं। चूंकि सुभाष बराड़ा लगातार 2005 से यहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस हालात में बीजेपी में कोई और नेता विधानसभा चुनाव लड़ने के स्तर पर पैदा इस इलाके में नहीं हो पाया। अब चूंकि सुभाष बराड़ा राज्यसभा में है और बीजेपी परिवारवाद में टिकट नहीं देगी, मेरा ऐसा मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी की टिकट अब जितने नेता मांग रहे हैं, उनमें से जिस नेता को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आखिरी समय में बीजेपी में जाएगा और उसको बीजेपी की टिकट मिलने की यहां से संभावना मुझे नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस में यहां आधा दर्जन से ज्यादा बड़े टिकटार्थी शामिल हैं। इसके अलावा देवेंद्र बबली भी खुद काफी समय से इस प्रयास में है, मनोहर लाल खट्टर जी के वो काफी नजदीकियों में रहे हैं, लेकिन वहां बार बार सुभाष बराला उनको वीटो कर देते हैं। शुरू में भी जब 2019 में समझौता हुआ इनेलो जेजेपी और बीजेपी का, तब भी देवेंद्र बबली को मंत्री नहीं बनाया गया। वो तो बाद में उन्होंने अपनी किसी तरह से गोटी सेट की और वो मंत्री बनने में कामयाब हो गई। उसके बावजूद चूंकि दोनों आपस में बहुत नजदीकी हैं, एक ही परिवार से आते हैं, सुभाष बराला और जो देवेंद्र बबली हैं, डांगरा और बिढ़ाई खेड़ा गांव है, दोनों का बिल्कुल साथ लगता, और दोनों के आपस में 36 का राजनीतिक रूप से आंकड़ा है। दोनों बार बार एक साथ होते हुए बीजेपी की सरकार में आपसी बयानबाजी देते रहे। कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली की भी बीजेपी की टिकट पर निगाहें जरूर होंगी, लेकिन जिन नामों का आपने जिक्र किया, इतना तय है कि बराड़ा साहब भी यहां से चुनाव नहीं लड़ाएगी पार्टी, और उनके परिवार को चूंकि परिवारवाद को नहीं बढ़ाएंगे, उनके परिवार के कोई सदस्य, चाहे वो विकास बराला हो या उनके भतीजे हैं एक, वो भी बहुत ज्यादा पार्टी के संगठन में सक्रिय नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी या जो कांग्रेसी पहले बीजेपी में उछल कूद कर जाएगा, उसको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दांव खेल सकती है। तो मतलब कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही होगा मुख्य लड़ाई यहाँ पर। जी। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि जेजेपी जिसका पिछली बार यहाँ से विधायक था, क्या उसके पास कोई मजबूत कैंडिडेट बबली के जाने के बाद बचा है? देखो, जेजेपी के पास वर्तमान में टोहाना में कोई चुनाव फाइट करने के लायक कोई नेता नहीं है। दो बड़े चेहरे थे, दोनों पार्टी छोड़ चुके हैं एक तरह से। देवेंद्र बबली वो कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं, और सरदार निशान सिंह जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो भी कांग्रेस में जा चुके हैं। जेजेपी की टिकट लेने वाला इस इलाके में अभी कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। जेजेपी का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने 2019 में दांव खेला, कांग्रेस की टिकट कटते ही देवेंद्र बबली को टिकट दे दी, इसी तरह से किसी नए नेता को जिसकी कांग्रेस की टिकट कटेगी, वही यहां जो है कहीं ना कहीं जेजेपी के चुनाव चिन्ह चाबी पर चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें इनेलो की क्या स्थिति रहने वाली है? क्योंकि इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के बाद थोड़ा तो दम लगता है। इनेलो का जहां तक मुझे लग रहा है, यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो दोहते हैं जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर जो अंजलि है उनकी जो पुत्री हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, उनके बेटे हैं कुणाल करण सिंह। वो पिछले 10 साल से यहाँ टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको दोनों योजनाओं में चूंकि सरदार निशान सिंह और देवेंद्र बबली उसके बाद वो इनेलो में रह गए थे, तो बड़े चेहरे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार यहाँ से कुणाल करण सिंह, चूंकि वो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और यहाँ अंदर खाते वो खूब घूम रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेगी। पिछली बार पार्टी ने यहाँ से एक स्थानीय कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं बन पाया, बहुत ज्यादा वोट नहीं उनको आ पाए। इस बार मेरा ऐसा मानना है कि कुणाल करण सिंह को पार्टी यहां से चुनावी मैदान में उतारेगी। उनका कितना प्रभाव दिखता है आपको? कितना वोट लेने की क्षमता रखते हैं कुणाल करण सिंह? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव कैंडिडेट तो वो नहीं है, क्योंकि वो भी राजसी ठाठ बाट की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ जो मुख्य मुकाबला है वो केवल, जैसा आपने कहा, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, जो बीजेपी का प्रत्याशी होगा और जो कांग्रेस का होगा। और देवेंद्र बबली, अगर उनको कौन सी भी पार्टी टिकट नहीं देती, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो ये तीन चेहरे मुख्य रूप से यहाँ चुनावी मैदान में दिखाई देंगे।
जी, यहाँ पर डेरे का कितना प्रभाव है? माना जाता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव डेरे का इसी टोहाना कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है। देखो, निश्चित रूप से यहाँ डेरे का बड़ा प्रभाव है, और डेरे के प्रभाव के साथ साथ यहाँ, चूंकि ये पंजाब के साथ लगता इलाका है, तो यहाँ किसान आंदोलन का भी बड़ा भारी असर देखा गया। और इसके अलावा जो सरपंच आंदोलन था, उसका भी इस इलाके में बड़ा असर देखा गया। यहाँ विशेषकर जो जाट कम्युनिटी है या जट सिख जो कम्युनिटी है, वो बीजेपी के कहीं ना कहीं यहाँ खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर के हों, चाहे वो सरपंचों के आंदोलन आंदोलन को लेकर के हों, और चाहे यहाँ और भी बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के हों। इस इलाके की जो मुख्य जो सड़क आती है, जिसको हिसार से टोहाना को जो रोड जोड़ता है, और जिसमें समैन और कन्नड़ी जो बड़े गांव, इस इलाके के सबसे बड़े गांव आते हैं, जो यहाँ की राजनीति को बदलने का काम करते हैं, उन गांव का जो रोड था वो भी पिछले 4.5 साल में नहीं बन पाया। अब वो रोड बनने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इलाके में बेशक मंत्री देवेंद्र सिंह बबली रहे, उन्होंने प्रयास भी खूब किए, यह एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी उन्होंने बड़ा जो है काम करने का किया, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके में विकास बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं हो पाया। हाँ, इतना जरूर है कि देवेंद्र सिंह बबली ने अपने खर्चे से, जैसा वो 10 साल से लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आई कैंप लगवाने हों, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाने हों, या अन्य प्रकार के लोगों के सामाजिक जनहित के कार्य हों, वो विधायक और मंत्री बनने के बावजूद भी करते रहे, जिसका कहीं ना कहीं उनको फायदा इस इलाके में मिल सकता है। इस इलाके का एक सबसे बड़ा जो पिछड़ने का कारण रहा पिछले 4.5 साल में, 3 बड़े नेता इस इलाके के सरकार में रहे। देवेंद्र सिंह बबली सरकार में मंत्री रहे, सुभाष बराला सरकार के 2 बड़े बड़े जो बोर्ड हैं उनके चेयरमैन रहे, वर्तमान में राज्यसभा में भी हैं वो, और जो सरदार निशान सिंह हैं वो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इन तीनों बड़े नेताओं के होने के बावजूद, चूंकि तीनों में आपसी तनातनी रही, आपसी खींचतान रही पूरे 4.5 साल, जिसकी वजह से इस इलाके के विकास के कार्य सही ढंग से नहीं हो पाए, प्रगति के पथ पर नहीं बढ़ पाया टोहाना। जी प्रद्युम्न जी, आपने पूरी टोहाना की राजनीति को समझाया। मोटे तौर पर यहाँ देखा जाए तो हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।